भूगोल के कल के वीडियो में हमने सामान्य भूगोल के बारे में पढ़ा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में भी कुछ सामान्य भूगोल के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है, जब मैदानों का निर्माण झील में अवसादों के निक्षेपण से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सरोवरी या झील मैदान। सरोवरी या झील का मैदान। जब मैदान का निर्माण हिमानी द्वारा ढोए पदार्थों के निक्षेपण से होता है उसे कहते हैं हिमानीकृत या हिमोड़ मैदान। हिमानीकृत या हिमोड़ मैदान। जब निक्षेपण का प्रमुख कारक पवन होती है, पावन नहीं होगा ये, पवन होती है यानी हवा होती है तो बनते हैं, क्या बनते हैं? लोएस्ट मैदान। उनके लिए लोएस्ट मैदान बोलते हैं। महाद्वीपीय निमग्न तट के उत्थान अथवा भूमि के नीचे धंसने के कारण बने मैदान। जो महाद्वीपीय निमग्न तट के उत्थान अथवा भूमि के या तो ऊपर उठ जाए या नीचे धंसने के कारण जो बनते हैं उन्हें हम संरचनात्मक मैदान कहते हैं। पर्वत और पठारों के लंबे समय तक अपरदन से बने मैदान कहलाते हैं। लंबे समय तक अपरदन से बने मैदान क्या कहलाते हैं? अपरदन जनित मैदान या संप्राय भूमि या संप्राय भूमि। महाद्वीपों का वह जलमग्न भाग जो तट रेखा से समुद्र की ओर धीरे धीरे नीचा होता चला जाता है। तट रेखा से समुद्र की ओर धीरे धीरे नीचा होता चला जाता है उसे हम महाद्वीपीय निमग्न तट कहते हैं। तीव्र ढाल वाली घाटियाँ जिनका निर्माण महाद्वीपीय निमग्न तट कटाव से होता है तथा जो महाद्वीपीय ढाल की ओर चली जाती हैं कहलाती हैं अंतः समुद्री कैनियन। महासागरों में लंबी तथा संकरी ढाल वाली और चौरस तल की खाइयों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है महासागरीय गभीर। महासागरीय जल की दोलन गति जिसमें जल कण गोलाकार गति में चलते हैं को कहा जाता है तरंग। तरंग कहते हैं उसको, वेव। किसी निश्चित स्थान पर महासागरीय जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने को क्या कहते हैं? ऊपर उठने को कहते हैं ज्वार और नीचे गिरने को वाटा। दो उच्च ज्वारों तथा दो निम्न ज्वारों के बीच का अंतर। दो उच्च ज्वारों और दो निम्न ज्वारों के बीच का अंतर ठीक 12 घंटे 25 मिनट होता है। अगला है, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है चंद्रमा तथा सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव के कारण। एक सुस्पष्ट और निश्चित दिशा में काफ़ी लंबी दूरी तक क्षैतिज रूप से बहने वाली महासागरीय जल की एक राशि को क्या कहते हैं? महासागरीय धारा। अधिक गति वाली महासागरीय धाराओं को क्या कहते हैं? जो जिनकी गति तेज होती है उन्हें कहते हैं हम स्ट्रीम। और कम गति वाली धाराओं को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। कम गति अगर है धाराओं की तो उन्हें कहेंगे ड्रिफ्ट और तेज गति वाली धाराओं को कहते हैं हम स्ट्रीम। वे महासागरीय धाराएं जो विषुवतीय क्षेत्रों से, कहाँ से? विषुवतीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर बहती हैं। विषुवत क्षेत्र से ध्रुवों की ओर बहती हैं तथा जिनका सतही तापमान अधिक होता है कहलाती हैं गर्म जलधाराएं। जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं उनको गर्म धाराएं कहते हैं। और वे जलधाराएं जो ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवतीय क्षेत्र की ओर बहती हैं जिनका सतही तापमान कम होता है तो इन्हें हम ठंडी धाराएं कहते हैं। अगला है, वह एक और ठंडी जलधारा दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है जिसे क्या कहा जाता है? फॉकलैंड धारा। फॉकलैंड। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस सतह पर होता है? मेघ गर्जन जो होता है वायुमंडल की क्षोभ मंडल में होता है। समस्त पृथ्वी पर 2 तारीखें जब रात और दिन समान अवधि के होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? इक्विनोक्लेस या विषुव कहते हैं। हिंदी में उसे विषुव कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये अपने अक्ष तल पर कितने अंश झुकी है? ये झुकी है 23.5 डिग्री। वायुमंडल का कौन सा भाग वायुमंडल का एक भाग है? तो ये ओजोन मंडल।
किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल की तरह दिखाई देता है? तो यह कपासी मेघ। म्यांमार की वाल्डबिन खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये चांदी के लिए प्रसिद्ध है। वाल्डबिन खान कहाँ की? म्यांमार की। विषुवत रेखीय वनों को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? जो विषुवत रेखीय वन उन्हें शेलवास कहते हैं ब्राज़ील में। किस नदी यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को? ऐसी कौन सी नदी है जिसे यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? वह राइन नदी। नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिल जाती है? यह गिनी की खाड़ी में मिल जाती है नाइजर नदी। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर और उसी में एक्सोस्फीयर यानी बाह्यमंडल। सबसे ऊपर, नीचे ट्रोपोस्फीयर, फिर ऊपर से स्ट्रेटोस्फीयर, फिर ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर, उसी का है ये एक्सोस्फीयर। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय पर्वत की टेथियस सागर जो है उससे हुई है। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड को। बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली कौन सी नहर है? तो यह है कील नहर। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? सबसे ऊंची नौगम्य झील है ये टिटिकाका झील। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं हम अपक्षरण। रेडियो तरंगें किस मंडल से परावर्तित होती हैं? ये परावर्तित होती हैं आयन मंडल से। वायुमंडल की किस परत में घनत्व सबसे कम होगा? सबसे नीचे वाली में ज़्यादा घनत्व और सबसे ऊपर वाली में कम, यानी बाह्यमंडल में। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। मौसम की सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, जैसे बिजली का तड़पना, बादल का गरजना। वायुमंडल की उड़ानों के लिए आदर्श परत, वायुमंडल के लिए आदर्श परत है समताप मंडल। वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत? पेड़ पौधे। पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है मृदा में उपस्थित नाइट्रेट, जो NO3 होती है, उसी से पौधे अधिकतर अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? सूर्यातप। सूर्यतप कहते हैं। धरातल पर सूर्यताप प्राप्ति की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है इसकी मात्रा? सूर्य की किरणों का आपतन कोण और दिन की अवधि और वायुमंडल की पारदर्शिता पर। ये तीनों चीज़ों पर निर्भर करती है। जब किसी ताप स्रोत से ताप तरंगों द्वारा किसी वस्तु तक सीधे पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकिरण। इस प्रक्रिया को कहते हैं विकिरण। जब आसमान तापमान की आसमान नहीं होगा, जो असमान होगा। असमान तापमान की दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो ताप ऊर्जा अधिक गर्म वस्तु से कम गर्म वस्तु की ओर गमन करती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चालन। जो ऊष्मा संचरण की विधि है, चालन, संवहन और विकिरण होते हैं, तो ये हो गया चालन। उसके बाद वायु की सामान्यतः ऊर्ध्वाधर गति के कारण जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसे हम कहते हैं संवहन। पवनों द्वारा ताप का क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता अभिवहन। ओजोन परत के ह्रास और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण सारी पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान का बढ़ना क्या कहलाता है? भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी की सतह को सूर्यताप का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? ये 51%। वायुमंडल की ऊपरी सीमा से सूर्यताप का कितने प्रतिशत भाग अंतरिक्ष को परावर्तित हो जाता है? वायुमंडल की ऊपरी सीमा से 6% वापस हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर अक्षांश और देशांतर रेखा के आर पार तापमान के वितरण को क्या कहा जाता है? तापमान का क्षैतिज वितरण। इसके बाद है मानचित्र पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो मध्य समुद्र तल पर उतारे गए समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है, यह है समताप रेखा। उसके बाद है वर्ष के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों के औसत तापमानों का अंतर। सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों के औसत तापमानों का, गर्म महीने का औसत तापमान और ठंडे महीने का औसत तापमान, अगर उनके अंतर को निकालेंगे तो उसे वार्षिक ताप परिसर के नाम से जानते हैं।